मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 9th SST इतिहास में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है ना। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो नेशनल असेंबली है, इसने नेशनल असेंबली के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वाली वीडियो में। आप जानते हैं नेशनल असेंबली को। तो नेशनल असेंबली 1791 में संविधान का जो है प्रारूप ले लिया। ठीक है ना। इसने क्या किया, संविधान का प्रारूप ले लिया 1791 में। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, इसका जो उद्देश्य है, अगर हम इसको देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सम्राट की शक्तियों को कम करना, है ना। मतलब उसकी जो शक्तियाँ, वो क्या करता था, जो राजा था वो पहले मनमानी करता था, वो जैसे चाहता था वैसा हमेशा करते रहता था। लेकिन अब जो नेशनल असेंबली है, उसने संविधान का प्रारूप लेने के बाद सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया, है ना। इसमें सीधे सीधे शक्तियों का विभाजन हो गया गाइस। ठीक है ना। अब राजा की मनमानी नहीं चलती थी, अब कार्य जो है वो शक्तियों का विभाजन हो गया, और उन शक्तियों के माध्यम से सारे जो कार्य थे, देश के जो कार्य थे, वो सारे कार्य किसके माध्यम से होने लगे, शक्तियों के माध्यम से। जैसे हम देखें, यह जो कौन कौन सी शक्तियों में बैठ गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, है ना। इन शक्तियों में इसका विभाजन हो गया और देश के जो कार्य थे वो सुचारू रूप से होने लगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए, आपके बुक में भी ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन 3 शक्तियों में ये बढ़ गया। ठीक है ना। ये अलग अलग न्याय कानून बनाने का, दूसरों को न्याय दिलाने का जो कार्य होता था वो न्यायपालिका के माध्यम से होता था। ठीक है। यह कार्य सीधे मतदान के माध्यम से होता था। ठीक है। इसमें जो सक्रिय नागरिक थे, मताधिकार प्राप्त लोग थे, इसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक थे जो वोट नहीं देते थे। ठीक है ना। 25 वर्ष से कम उम्र वाले को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओके। 1791 की अगर हम बात करें तो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ये जो है 1791 में कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया, नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। ठीक है। मतदान का अधिकार सभी को नहीं था, सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। उनको जो 25 वर्ष से अधिक के उम्र के थे, वो 3 दिन की मजदूरी से अधिक कर भी उनको चुकाना अनिवार्य था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जब नेशनल असेंबली बना दी गई तो अधिकार का घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। ठीक है ना। अधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया गया और इसमें इस घोषणा पत्र में लिखा गया कि मनुष्य को क्या है, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार को नैसर्गिक एवं अहर्णीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है। उनको अभिव्यक्ति का अधिकार था। ठीक है। अभिव्यक्ति का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, कानूनी बराबरी का अधिकार था और जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार और अहर्णीय अधिकार उन्हें दिया गया था। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ राजनीतिक प्रतीकों के बारे में भी बताया गया है, तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे राजनीतिक प्रतीकों के कुछ मायने बताए गए हैं। यहाँ जो 18वीं सदी में ज़्यादातर जो स्त्री पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से समझाया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये टूटी हुई जंजीर का चित्र है, ठीक है ना। टूटी हुई दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। ये टूटी हुई जंजीर काय का प्रतीक है? आज़ादी का प्रतीक था। इसी तरह छड़ों से बंधी छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, ये जो छड़ों का बर्छीदार आप गट्ठर देख रहे हैं, ये अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता का ही बल था। तो ये क्या का था? ये जो छड़ों का बर्छीदार गट्ठर एकता का प्रतीक था। ओके, ये सब आपको कॉपी में इसका चित्र बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसी तरह हम देखें तो हम देखते हैं राजदंड का ये जो चित्र है, ये शाही सत्ता का प्रतीक था। ये काय का प्रतीक था? शाही सत्ता का प्रतीक था। ये राजदंड का जो चित्र है ये शाही सत्ता का प्रतीक। इसी तरह हम देखें, ये देखिए अपनी पूछ मुंह में लिए सांप, समानता का प्रतीक है। ये अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है ना, तो ये समानता का, अपनी पूछ मुंह में लिए सांप जो है वो काय का प्रतीक है? समानता का प्रतीक है। इसी तरह लाल फ्राइजियन जो टोपी आप देख रहे हैं, ये जो टोपी, ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी है, ठीक है ना। फिर ये आप जो देख रहे हैं लाल सफ़ेद और लाल रंग, नीला सफ़ेद और लाल रंग, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं, ठीक है। नीला सफ़ेद और लाल रंग ये काय के प्रतीक हैं? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। इसी तरह हम देखते हैं डैनो वाली स्त्री, ये जो डैनो वाली स्त्री आप देख रहे हैं, ये कानून का मानवीय रूप है, कानून का मानवीय रूप डैनो वाली स्त्री। इसी तरह हम देखते हैं विधिपट, ये जो आप विधिपट देख रहे हैं, ये कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं, इसका ये प्रतीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इन सब के चित्र आपको कॉपी में बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।